हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें हम पिछले वीडियो के आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले कुछ समझाता हूँ मैं यहाँ पर कि ये हमारा कैश बुक है जिसका बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। अगर हम देखें बैंक जो कैश बुक होता है हमारा, इसमें डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, उसके अलावा सारी रिसिप्ट्स, इस साइड सारी पेमेंट्स, उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है बैलेंस सीडी, या इस साइड भी आ सकता है बैलेंस सीडी। मतलब अगर हमारी जो रिसिप्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं पेमेंट से तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस साइड आ जाएगा, और अगर पेमेंट्स ज़्यादा हैं और रिसिप्ट्स कम है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ जाएगा। ये बैलेंस हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ये जो बैलेंस था वो यहाँ आ गया, ये बैलेंस यहाँ चला गया। ये जो बैलेंस आया इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर ये बैलेंस आया है तो क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। उसी अगर हम दूसरी तरफ देखें बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक में, तो इसमें होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, विड्रॉल, डिपॉजिट और बैलेंस का कॉलम, जिसमें हम अगर पेमेंट्स करते हैं तो विड्रॉल कॉलम में आता है, और अगर कोई रिसिप्ट होती है तो वो डिपॉजिट कॉलम में। उसके बाद जो हमारा बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करता है। बैलेंस जो है अगर उसके सामने क्रेडिट है इट मीन्स कि वो पॉजिटिव बैलेंस है, और डेबिट मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है। तो हम इस क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक कहते हैं, और डेबिट बैलेंस को हम डेबिट या अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक कहते हैं। सॉरी, पासबुक होगा यहाँ पर, पासबुक। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत हमें तो पड़ती है, जब इन दोनों को कंपेयर करें और ये जो बैलेंस है हमारा, जैसे यहाँ पॉजिटिव बैलेंस है और ये जो पॉजिटिव बैलेंस होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है इट मीन्स हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। या अगर यहाँ नेगेटिव बैलेंस है, यहाँ भी नेगेटिव बैलेंस है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब हमने मतलब अगर रिकॉन्सिलेशन बनाना है तो ये चेक करते हैं हम कि जो यहाँ रिसिप्ट्स हैं सारी, वो इधर रिसिप्ट्स में होनी चाहिए, यानी डिपॉजिट कॉलम में उनकी एंट्रीज होनी चाहिए, और इधर जो पेमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर विड्रॉल कॉलम में एंट्री होनी चाहिए। अगर ये सारे मैच होते हैं और बैलेंस मैच होता है तो रिकॉन्सिलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ये आइटम्स मैच नहीं हो रही, तो रिकॉन्सिलेशन हमें बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं कि अगर हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है तो उसके लिए फॉर्मेट क्या होगा। तो जो हमारा फॉर्मेट होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का वो ये होगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि हम जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन जब बनाएंगे तो हो सकता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस लेके स्टार्ट करें, या अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बैलेंस लेकर स्टार्ट करें, या फिर पासबुक का पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस लेकर स्टार्ट करें। तो पहले जो मैं फॉर्मेट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट है। बाकी बाद में मैं ये समझाऊंगा कि अगर इस बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या होगा, या बैलेंस पासबुक का होगा तो क्या होगा। पहले मैं इस फॉर्मेट को डिस्कस करता हूँ, कैसे ये सारी चीज़ें आएंगी, प्लस आइटम, माइनस आइटम, जो भी हैं ये सबको मैं समझाता हूँ। ये यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मेनली जो कॉजेज़ होते हैं डिफरेंस के, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा स्टेटमेंट के अंदर विद रीज़न। यानी कि समझेंगे हम, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा आइटम प्लस होगा, कौन सा आइटम माइनस होगा। हम यहाँ पे समझेंगे कि कौन से आइटम को प्लस करना चाहिए, कौन से आइटम को माइनस करना चाहिए और क्यों। तो सबसे पहले मैं जैसे आइटम ले रहा हूँ कि चेक, मतलब हमने सबसे पहले तो लिया बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि बैलेंस है मींस पॉजिटिव होगा तो प्लस आइटम में ले लिया। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो हम इसे माइनस आइटम में ले लेते।
तो यानी बैलेंस किसी का भी होगा तो हम उसे प्लस यानी कि पॉजिटिव आइटम में लेंगे। अच्छा, पहला आइटम है हमारा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि ये क्या होता है कि जैसे मैंने चेक किसी को इशू किया, मतलब मुझे किसी को पेमेंट करनी है, मैंने उसको चेक इशू किया। अब जब मैं चेक इशू करूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ समझने के लिए लिया हुआ है कि मान लेते हैं कि जो मेरा कैश बुक है और पासबुक है उसका बैलेंस इस ट्रांजैक्शन से पहले बिल्कुल सेम है। तो अब मैंने क्या किया, एक चेक इशू किया। तो चेक इशू जब करते हैं हम, तो हम कैश बुक में उसकी तुरंत एंट्री कर लेंगे। यानी कि मान लो मैंने 10,000 का चेक इशू किया, तो मैंने कैश बुक में उसको माइनस कर दिया होगा क्योंकि मैंने तो पेमेंट कर दी। अब मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो ये शो कर रहा होगा कि मेरे पास जो बैलेंस अमाउंट है वो है 90,000। लेकिन क्योंकि वो चेक अब तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, मतलब मैंने जिसको चेक वो दिया था उसने अब तक वो बैंक में डाला ही नहीं चेक, तो मेरे जो पासबुक में है उसकी तो पेमेंट गई नहीं होगी, मतलब विड्रॉल कॉलम में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से अब मेरा जो बैलेंस है पासबुक का वो अभी भी शो कर रहा है 1,00,000 रुपये। अब मैंने जैसे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब अगर ये कैश बुक का ये बैलेंस लिया है मैंने और मुझे इस बैलेंस से इस बैलेंस पे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो अगर 90,000 से 1,00,000 पे जाना है तो ऑब्वियसली 10,000 यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो 10,000 प्लस करूँगा तो 1,00,000 आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अच्छा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब ये नहीं कि ये चेक, मतलब ये है कि इसका कि हमने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, लेकिन इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जिस दिन हम ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन तक पेमेंट ना हुई हो। मीन्स अगर मैं 31 मार्च को अगर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो 31 मार्च तक अगर चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो भी हमारे लिए चेक प्रेजेंट ना होने के बराबर ही है, क्योंकि अगर 1 अप्रैल को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो तो 31 मार्च तक तो नहीं हुआ है ना। इसीलिए ऐसा कहते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसी तरह से सेकेंड आइटम लेते हैं कि चेक हमने डिपॉजिट किया बट वो अब तक कलेक्ट नहीं हुआ है। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि मेरे को कोई चेक मिला, वो चेक मैंने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। मान लेते हैं कि 5,000 का चेक मिला था मेरे को, मैंने वो चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मैं कैश बुक में तो उसकी तुरंत एंट्री कर दूंगा। कैश बुक मेरा बैलेंस शो कर रहा है 1,05,000, लेकिन क्योंकि अब तक वो बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया होगा। बैंक में स्टिल अभी भी क्या दिखा रहा होगा, 1,00,000 रुपये। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके बराबर लाना है, क्योंकि मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहा हूँ तो इस बैलेंस को मुझे इसके बराबर लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -5,000। तो इसीलिए हमने लिया है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड या क्रेडिटेड। उसके नेक्स्ट आइटम है हमारा इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मतलब चेक इंटरेस्ट हमें बैंक ने दिया है या हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो उसको अब तक हमने क्रेडिट नहीं किया, मतलब हमने एंट्री नहीं की है कैश बुक में। तो क्या होगा कि अगर हमें इंटरेस्ट मिला है, मान लेते हैं 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब हमारा जो पासबुक है वो शो कर रहा होगा बैलेंस 1,01,000 रुपये, लेकिन हमने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की, तो कैश बुक जो बैलेंस शो कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा, 1,00,000 रुपये। अब इस 1,00,000 को अगर 1,01,000 के बराबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, +1,000। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, उसको प्लस आइटम में लेते हैं। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट या कोई अदर चार्जेस हैं जो बैंक ने हमसे लिया है, यानी हमारे अकाउंट में से काट लिया है, लेकिन हमने उसकी एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं की, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 रुपये बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिए, तो बैंक का जो पासबुक है वो शो कर रहा होगा 99,500, लेकिन एंट्री अभी तक इसकी कैश बुक में नहीं हुई है, तो यानी कैश बुक जो शो कर रहा होगा वो 1,00,000 ही शो कर रहा होगा। तो अब अगर हमें इससे इस पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 500 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। इसीलिए इंटरेस्ट या अदर बैंक चार्जेस
जो कि अभी तक एंटर्ड नहीं हुए हैं कैश बुक में, उसको हम माइनस आइटम में लेते हैं। इसके अलावा है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर या डेटर। मतलब मेरा कोई कस्टमर है जिसने क्या किया, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा था, मतलब उसको मुझे पेमेंट करनी थी, उसने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे डाल दिए। तो क्या हुआ होगा कि उसने जो है मेरे अकाउंट में पेमेंट की होगी, तो बैंक के पास पैसे आए होंगे, बैंक ने मेरे अकाउंट में मान लो कि 15,000 रुपये कलेक्ट कर लिए, तो बैंक जो है शो कर रहा होगा 1,15,000, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने कैश बुक पे इसकी कोई एंट्री नहीं की होगी। तो मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो शो कर रहा होगा 1,00,000 रुपये। अब मुझे 1,00,000 से 1,15,000 पे जाना है, क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्लस करना पड़ेगा 15,000। इसी तरह से नेक्स्ट आइटम है हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब हमने कहीं शेयर्स में या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उस पर अगर डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, या शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो उस पर हमें डिविडेंड मिलेगा। तो वो बैंक में आ गया, डायरेक्ट बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो बैंक क्या करेगा कि उसको हमारे अकाउंट में प्लस कर देगा, मतलब क्रेडिट कर लेगा हमारे अकाउंट में। मान लेते हैं 1,000 रुपये आए, तो 1,000 रुपये ऐड कर देगा हमारे अकाउंट में, यानी 1,01,000 बैलेंस हो गया। जबकि इसकी हमें अभी कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक अभी भी 1,00,000 ही शो कर रहा होगा। अब 1,00,000 से 1,01,000 पे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा 1,000। तो इसीलिए हम इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक को क्या करेंगे, प्लस आइटम में रखते हैं। इसके अलावा है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या होता है कई बार कि जैसे हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ जिसकी मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट जानी होती है, तो वो हम बैंक को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप ये पेमेंट हमारी इस इंटरवल के बाद करते रहना। तो यानी बैंक उसके लिए हमसे बार बार पूछेगा नहीं, जैसे ही वो ड्यू डेट आएगी तो बैंक उसकी पेमेंट डायरेक्टली कर देगा। तो उस केस में क्या होगा कि बैंक मान लो हमारे ब्याज पे 2,000 रुपये पे कर देता है मंथली, तो बैंक ने तो 2,000 रुपये पे कर दिए, बैंक में शो कर रहा है 98,000 बैलेंस, जबकि कैश बुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैश बुक में कितना शो कर रहा होगा, 1,00,000 रुपये ही। तो अब 1,00,000 से अगर हमें 98,000 पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 2,000। इसी तरह से नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। मतलब हमने क्या किया था, कोई बिल था वो डिस्काउंट करवाया हुआ था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा कि जब वो बिल डिसऑनर होगा तो बैंक क्या करेगा, उस बिल के जो पैसे हैं हमारे अकाउंट से काट लेगा। यानी कि क्या करेगा, बैंक यहाँ से माइनस कर देगा। मान लो 5,000 का बिल था तो 5,000 माइनस कर दिए, तो यहाँ हो गया 95,000। लेकिन इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से कैश बुक में अभी भी 1,00,000 ही शो कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 से 95,000 पे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा 5,000। तो इसलिए हमने बिल डिस्काउंटेड को, जो कि डिसऑनर हो गया, उसको माइनस आइटम में रखा है। फिर है बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। मतलब कोई बिल है जो कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्टली कलेक्ट कर लिए, तो उसमें क्या होगा कि बैंक में पैसा आ गया होगा। मान लेते हैं कि 10,000 का बिल था, तो 10,000 रुपये आ गए, कलेक्ट कर लिए, तो ऐड कर लिया होगा, यानी कि पासबुक में शो कर रहा होगा 1,10,000, हमारा शो कर रहा है कैश बुक 1,00,000। अब 1,00,000 से 1,10,000 पे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा 10,000। लास्ट में एरर्स। अब एरर्स का तो कुछ कह नहीं सकते, एरर्स में क्या है, कुछ भी आ सकता है। मतलब गलती हमसे भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है, तो उसको अकॉर्डिंगली डील करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जैसे हमने कैश बुक में कोई गलती की, तो कैश बुक में जो भी गलती की होगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मीन्स अगर हमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से प्लस हो गया होगा आइटम, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। कुछ हमने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से माइनस हो गया होगा कैश बुक में, तो उसे प्लस करना पड़ेगा। अगर बैंक कोई गलती करता है, तो बैंक ने अगर कोई गलती की, मान लो बैंक ने कुछ प्लस कर दिया हमारे अकाउंट में, तो हमें उसको क्या करना, फॉलो करना पड़ेगा। यानी बैंक ने प्लस किया तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा कैश बुक में। या बैंक ने अगर गलती से माइनस किया है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एरर्स में सिचुएशंस के हिसाब से हम उसको डील करेंगे कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में
मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के। आई होप इससे समझ में आया होगा कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना कैसे है। अभी मैंने जब ये फॉर्मेट लिया था, ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया था अगर हम एज़ पर बैलेंस मतलब बैलेंस लेके चल रहे हैं एज़ पर कैश बुक। अगर यही बैलेंस हम एज़ पर पासबुक लेके चलें तो क्या होगा कि जो बैलेंस है वो तो सेम प्लस आइटम में ही आएगा, ये जो सारे आइटम्स हैं ये रिवर्स हो जाएंगे, मतलब जो प्लस किया है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस किया है वो प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट में एक पॉइंट रह गया था कि जो ये बैलेंस आएगा हमारा, मान लो हमने दोनों प्लस आइटम माइनस आइटम का टोटल किया, फिर देखेंगे कि दोनों साइड बैलेंस करने के लिए कि किस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। मान लो ये बैलेंसिंग फिगर माइनस आइटम में आया तो वो बैलेंस एज पर पासबुक होगा। अगर ये बैलेंसिंग फिगर प्लस आइटम की साइड ही आ गया तो वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा। अच्छा, तो मैं एक बात बता रहा था कि अगर हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और वो एज़ पर पासबुक लेके बना रहे हैं तो क्या होगा, जो बैलेंस है वो हमेशा प्लस आइटम में ही आएगा, लेकिन ये जो आइटम्स हैं सारे जो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं वो उसमें माइनस हो जाएंगे, जो माइनस हो रहे हैं वो उसमें प्लस हो जाएंगे। अगर हम ओवरड्राफ्ट लेके चलते हैं, मान लो ओवरड्राफ्ट कैश बुक का लेके चलते हैं, तो वो क्या होगा कि जो बैलेंस हमने यहाँ लिखा हुआ प्लस आइटम में वो माइनस में चला जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अगर हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेके चलते हैं तो माइनस आइटम में चला जाएगा और ये सारी आइटम जो यहाँ पर है वो रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि कैश बुक में जो है वो सेम रहने वाला है, बाकी बैलेंस है ओवरड्राफ्ट है इसके अकॉर्डिंग बैलेंस जो है वो प्लस और माइनस आइटम में चेंज होगा। और पासबुक में जो प्लस माइनस के ये आइटम्स है 1 से लेकर 10 तक वो सेम रहने हैं, बस जो बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट होगा वो अगर बैलेंस होगा तो प्लस आइटम में और ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस आइटम में आएगा। बाकी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम सिर्फ एक को समझ लें, सिर्फ कोई भी एक बैलेंस, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया बैलेंस एज पर कैश बुक को, तो उसी से हम सारे फॉर्मेट्स कर सकते हैं, चाहे वो कोई से भी हो। मतलब बैलेंस एज पर पासबुक का भी कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का भी कर सकते हैं। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगा कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।